Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के लेक्चर में हमने समझना है कि जो स्लेवरी थी, जो प्रेवलेंट थी फ्रेंच सोसाइटी में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे यूरोप में, और किस तरह से ये जो स्लेवरी प्रेवलेंट थी किस किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो फ्रेंच सोसाइटी में थी, यूरोपियन कॉलोनी डिफरेंट कॉलोनीज में थी, किस तरह से इसके डिपेंडेंस स्लेव ट्रेड पर थी। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने समझा था कि डिड वुमेन्स हैड ए रिवोल्यूशन, कि वुमेन्स ने भी हर एक स्ट्रगल की थी, वुमेन्स भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन थे। लेकिन उसके बाद क्या उनके स्ट्रगल को कोई क्रेडिट दिया गया कि नहीं दिया गया? तो हमने उसमें यह समझा था कि बहुत सारे स्ट्रगल्स के बावजूद भी वुमेन्स इक्वल सिटीजन ट्रीट नहीं किए जाते थे। एंड इट वाज फाइनली इन 1946 जब फाइनली फ्रांस में जो वुमेन्स हैं इनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। इन केस अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी नहीं देखा है, डू वॉच द वीडियो लेक्चर, और उसके बाद आप यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर पर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इस एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के जो ये स्लेव ट्रेड चल रहा था, इस एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो ये स्लेव ट्रेड चल रहा था, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है। पहले हम कोशिश करेंगे इस ग्राफ को समझने की और समझाने की। स्लेवरी प्रेवलेंट थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रांस में, और उसके बाद फ्रांस में जब रिवोल्यूशन आ जाता है, रिवोल्यूशन की एक्टिविटीज़ के ज़रिए या रिवोल्यूशन के जो इनिशिएटिव्स के ज़रिए क्या जो स्लेव ट्रेड है, इन रिवोल्यूशनरीज ने कोई कदम उठाया इस स्लेव ट्रेड को ख़त्म करने के लिए कि नहीं उठाया? तो हमें पता है कि 1789 से होता है रिवोल्यूशन का जो ओरिजिन है, रिवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था 1789। 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड कहलाता है उसे हम ओल्ड रिजीम के नाम से जानते हैं। तो ओल्ड रिजीम में जो पोजीशन ऑफ स्लेवरी थी, इट मींस स्लेवरी वाज प्रिविलेंट। ओल्ड रिजीम में जो पोजीशन ऑफ स्लेवरी थी, ये माना जाता था कि पूरी डिपेंडेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की मानी जाती थी स्लेव ट्रेड में। तो फाइनली ओल्ड रिजीम में कोई ध्यान नहीं दिया गया था कि स्लेवरी को एबॉलिश किया जाए। फाइनली जो स्लेव ट्रेड था ये बहुत जोरों पर था ओल्ड रिजीम में, जब वहां पर रिवोल्यूशन की कोई बात नहीं थी। और 1789 में जब रिवोल्यूशन आ जाता है तो नेशनल असेंबली आ जाती है, और नेशनल असेंबली 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वहाँ पर फ्रेम करते हैं, और उसमें से डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन दिए जाते हैं। उस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन को फाइनलाइज करने के दौरान वहाँ पर डिबेट्स चल रहे थे कि स्लेवरी जो है इसको एबॉलिश किया जाए, लेकिन इसको नेशनल असेंबली के ज़रिए एबॉलिश नहीं किया गया, क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, ये बनाई गई थी प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द थर्ड स्टेट, और इस प्रॉस्पेरियस सेक्शन में बिजनेस क्लास भी था। और ये जो नेशनल असेंबली था, इनको थ्रेट था कि नेशनल जो बिजनेस क्लास सोसाइटी है इनके जरिए अपोजिशन की जा सकती है अगर हम स्लेवरी को एबॉलिश करते हैं। तो फाइनली नेशनल असेंबली के जरिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वो फाइनली अनसक्सेसफुल रहते हैं कि वो फाइनली स्लेवरी को एबॉलिश नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब आ जाता है, जो वो सारे क्लब्स आते हैं जिसमें से जैकोबिन रिजीम आ जाता है। और जैकोबिन रिजीम का हमें पता है कि जैकोबिन रिजीम वाज फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड इसमें से स्लेवरी को एबॉलिश किया जाता है। जब हमने पढ़ा था सैन क्लूटोस, और सैन क्लूटोस कौन लोग थे? जो टोपियां पहनते थे, जो रेड कैप पहनते थे, और रेड कैप ही उनकी आइडेंटिफिकेशन दी कि दैट वी आर फ्री स्लेव्स, अब हम स्लेव्स नहीं है, स्लेवरी खत्म की हुई है। तो जैकोबिन ने कदम उठाए थे स्लेवरी को खत्म करने के लिए। फाइनली वहां पर डायरेक्टरी आता है, डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन रूल वहां पर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो नेपोलियन के जरिए जो स्लेवरी का कंसेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनली नेपोलियन के एरा में एक बार फिर स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है ये हम पढ़ते हैं आगे स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पर हमने ये एक बात याद रखनी है कि नेपोलियन ने काम किया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया था, और इस फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ज़रिए यहाँ पर जो बिजनेस क्लास था उन्होंने इसको एज ए राइट समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव्स को इनस्लेव करना और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन करना। तो इस तरह से फ़िलहाल के लिए हमने ये समझा।
कि 1789 में रिवोल्यूशन आ जाता है। रिवोल्यूशन से पहले जब ओल्ड रिजीम था, ओल्ड रिजीम ने कोई कदम नहीं उठाया था स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए, द स्लेवरी प्रेवेलेंट थी। उसके बाद नेशनल असेंबली के जरिए 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की जाती है, और ये जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है प्रॉस्पेरियस एंड बिजनेस क्लास सेक्शंस विद इन द थर्ड स्टेट के जरिए बनाई जाती हैं, और बिजनेस की डिपेंडेंस स्लेव ट्रेड पर ही थी। इसलिए डिबेट्स थे कि स्लेवरी को एबॉलिश होना चाहिए, लेकिन नेशनल असेंबली स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश नहीं कर पाती है। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन रिजीम आ जाता है यहाँ पर गवर्नेंस में, और जैकोबिन रिजीम वाज फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने कदम उठाई और कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट किया, एंड फाइनली यहाँ पर स्लेवरी को एबॉलिश किया जाता है। और जो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, हमने पढ़ा था कि जब स्लेव ट्रेड वहाँ पर एबॉलिश किया जाता है, सैन क्लूटोज इनको कहा जाता था, बिकॉज यही वहाँ पर रेड कैप पहनते थे। रेड कैप आइडेंटिफाई करता था कि स्लेव्स आर नाउ फ्री। उसके बाद नेपोलियन एरा आ जाता है, और नेपोलियन एरा में हर एक कदम उठाया जाता है कि जिसके ज़रिए से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चलते हुए जो बिजनेस क्लास वहाँ पर था, उन्होंने एक फ्रीडम समझा कि स्लेव ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्लेव्स को इंस्लेव करना, एंड फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि नेपोलियन एरा में जो स्लेवरी था इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आइए हम इसे कंटिन्यू समझने की कोशिश करते हैं। वाई स्लेवरी वॉज प्रेवलेंट, पहले हमने ये पता होना चाहिए कि स्लेवरी वहां पर जो स्लेव ट्रेड चल रहा था, ये ट्रेड क्यों चल रहा था, क्या मसला था वहां पर। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, दैट इज मार्टिनिक्यू, गॉडिलोप, सैन डोमिंगो, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन एरिया से टबैको बनता था, शुगर बनता था, कॉफी बनता था, जैसे हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो कॉलोनीज थी, ये इनमें से जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और इनमें से बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन हो रही थी डिफरेंट कमोडिटीज़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टबैको की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुगर की एंड कॉफ़ी की। लेकिन इस कल्टिवेशन के पीछे एक स्ट्रगल थी जो कि लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। बट द reluctance of the Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, और वहाँ पर यूरोपियंस जो थे वो नहीं चाहते थे डिस्टेंट एरियाज़ पर काम करना। फाइनली हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लेबर थी उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपियंस थे वो वहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। दैट मीन्स कि जो ये ओनर्स थे, जो वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे थे, जो प्लांटेशन ओनर्स थे, वो खुद से काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब वो खुद से काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए एक काम होता था। सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। अमेरिकाज क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब कि इन कमोडिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करना था, और इन कमोडिटीज़ को कल्टिवेट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक गेन्स हमने गेन करनी थी। लेकिन यूरोपियंस खुद काम करने के लिए तैयार नहीं थे, कि इसलिए जब ये खुद काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। प्लांटेशन ओनर्स जो थी उनको लेबर नहीं मिल रहा था। तो फाइनली इस मसले को हल करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता है। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता था? यूरोप से जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे वो निकलते थे, और अफ्रीका में स्लेव्स लाया जाता था, और ये जो अमेरिकाज थे जहां पर कल्टिवेशन होती थी वहाँ पर स्लेव्स को बेचा जाता था, और उसके बाद जब पैसा वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो ये वापस बेचा जाता था यूरोप में। तो इस तरह से इसको कहते थे स्लेव ट्रेड। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड का ओरिजिन हो जाता है। यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि स्लेवरी प्रेवलेंट क्यों थी। क्योंकि कुछ कॉलोनीज़ जैसे कैरिबियन कॉलोनीज़ थी, यहाँ पर ये जो कॉलोनीज़ थी मार्टिनिक्यू, गोडिलोप एंड सन डोमिंगो, ये वो इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ थी जहाँ पर शुगर, जहाँ पर टबैको, जहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती थी, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड्स थे। लेकिन वहाँ पर यूरोपियंस खुद यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खतरे में थी, और यहाँ पर इनको लेबर अवेलेबल नहीं था, जो कि प्लांटेशन ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा कुन था। तो अब सिचुएशन को दूर करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया गया बिटवीन
बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका एंड अमेरिकाज। फ्रांस के जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को लाते थे एंड फाइनली अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पर उनको स्लेव ट्रेड पर लगाया जाता था। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक गेन्स जब एक्सट्रैक्ट होते थे तो उनको वापस फ्रांस में बेचा जाता था प्लांटेशन ओनर्स के पास। तो यही होता था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो इससे ओरिजिन होता है स्लेव ट्रेड का। अब यहाँ पर हमने समझना है कि स्लेव ट्रेड जो सिस्टम था किस तरह से चलता था और किस तरह से ये स्लेव ट्रेड ज़्यादा जोर पर था। स्लेव ट्रेड जो था इट बिगेन इन 17th सेंचुरी से फ्रांस में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो ये जो फ्रेंच मर्चेंट्स अभी हमने पढ़ा ये यूरोप से निकलते थे, ये फ्रांस से निकलते थे। तो वहाँ पर जो पोर्ट सिटीज़ थी इसको हम कहते हैं बोरोडेक्स और नैंटीज़। ये जाते थे तो अफ्रीकन कोस्ट जाते थे और अफ्रीका से ही स्लेव्स को लाया जाता था और स्लेव्स को वहाँ पर किसने रखा हुआ होता था? जो लोकल चीफ थे, हम ये कहेंगे कि जो लोकल मर्चेंट्स थे जो स्लेव ट्रेड का ही काम करते थे और वो वहां पर बेचते थे। इन फ्रेंच मर्चेंट्स को वहां पर स्लेव्स को बेचा जाता था। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to Caribbean। तो उसके बाद जब उनको वहाँ पर ब्रांडेड होते थे इसका मतलब ये था कि उनको टैग लगी होती थी और कौन सा स्लेव किस हिसाब से काम करने के लायक होता था उसी के हिसाब से उनकी रेट लगी हुई होती थी। एंड फाइनली उनको वहाँ पर ले जाया जाता था और 3 मंथ का सफ़र होता था फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट अफ्रीका से ले जाते हुई फाइनली उनको पहुंचाना होता था कैरिबियन तक और इसमें लगते थे 3 महीने का सफ़र इसमें दरकार होता था। और वहाँ पर उनको बेचा जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। दैट मीन्स कि जो प्लांटेशन ओनर्स खुद काम करने के लिए तैयार नहीं थे उनको स्लेव्स दिए जाते थे और स्लेव ट्रेड के ज़रिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कल्टिवेट किया जाता था। The exploitation of the slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी स्लेव लेबर के चलते हुए इसके ज़रिए ही ये मुमकिन हो सकता था कि जो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की या बाकी अदर प्रोडक्ट्स की, इनकी डिमांड पूरी तभी होती थी जब स्लेव लेबर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन हो रही थी। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोरोडेक्स एंड नैंटीज़ owned their economic prosperity the flourishing slave ट्रेड। तो ये जो पोर्ट सिटीज़ ऑफ फ्रांस हैं बोरोडेक्स एंड नैंटीज़, अगर इनमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई है तो इसकी डिपेंडेंस सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि स्लेव ट्रेड के ज़रिए ही इन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया और उसके बाद ही जो ये सिटीज़ हैं ये ज़्यादा फ्लोरिश हो गई। तो यहाँ पर हम एक बार फिर कोशिश करेंगे समझने की। तो यहाँ पर हमने स्लेव ट्रेड किस तरह से स्टार्ट होता था और किस तरह से ये स्लेव ट्रेड का कारोबार चलता था। स्लेव ट्रेड जो था ओरिजिनली 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे बोरोडेक्स एंड नैंटीज़ से और पहुँचते थे अफ्रीकन कोस्ट और वहाँ पर लोकल चीफ्टेन्स से स्लेव्स को खरीदा जाता था। और उसके बाद ये जो स्लेव्स होते इनको डिफरेंट ब्रांडिंग होती थी, इनको पकड़ जकड़ करके फाइनली इनको वहाँ पर शिप में रखा जाता था और इसमें से 3 महीनों का वक्त दरकार होता था। फाइनली ये पहुंचते थे कैरिबियन तक और वह कैरिबियन पहुंचने तक वहां पर ये जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते थे जिन्होंने इनको पहले खरीदा होता था लोकल चीफ्टन से, ये फिर इनको प्लांटेशन ओनर्स को बेचते थे और जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो स्लेव लेबर के जरिए ही हर एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन करते थे। और जो यूरोपियन मार्केट में राइजिंग डिमांड होती थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, शुगर, कॉफी एंड इंडिगो अदर प्रोडक्ट्स, ये इस स्लेव लेबर के जरिए ही पॉसिबल हो पाता था। इस तरह से जो पोर्ट सिटीज ऑफ बोरोडेक्स एंड नैंटीज़ है, अगर इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई है ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है इसी स्लेव ट्रेड के चलते हुई, क्योंकि स्लेव ट्रेड के ज़रिए स्लेव्स को ख़रीदना, स्लेव्स को बेचना, इसी से इन्होंने पैसा कमाया और अपनी इन टेरिटरीज़ में, अपनी इन पोर्ट सिटीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाई। देन हाउ वाज दिस स्लेवरी एबॉलिश। तो फाइनली किस तरह से ये जो स्लेवरी का प्रैक्टिस था इसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है। ओल्ड रिजीम में हमने अभी पढ़ा कि थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो ओल्ड रिजीम में ज़्यादातर क्रिटिसिज्म नहीं चल रहा था स्लेवरी पर, क्योंकि स्लेव ट्रेड के जरिए ही माना जाता था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नेशनल असेंबली में क्या हुआ था, डिबेट्स टू एबॉलिश स्लेवरी वाज हेल्ड बट नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉ व्हाई फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेस क्लास हुज इनकम वाज डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। नेशनल असेंबली के जरिए
जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लाई जाती है, उसमें से डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन लाई जाते हैं, जिसमें से स्लेवरी के बारे में डिबेट्स चल रहे थे। लेकिन इस नेशनल असेंबली में एक बिजनेस क्लास भी था, और बिजनेस क्लास के चलते हुए वहाँ पर ये स्लेव ट्रेड को ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि बिजनेस क्लास की जो डिपेंडेंस थी, जो पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली था, उनका डिपेंडेंस स्लेव ट्रेड पर ही था। तब ही उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मुमकिन हो पाती थी। उसके बाद जो कन्विक्शन आता है, नेशनल जैकोबिन क्लब आ जाता है, जैकोबिन regime आ जाता है, तो फाइनली कन्विक्शन विच इन 1794 legislated to free all the slaves in French overseas positions, इसका जैकोबिन क्लब था। इसने 1794 में एक लेजिस्लेशन पास की, जिसके जरिए से सभी स्लेव्स को फ्री किया गया और स्लेव्स को आइडेंटिटी दी गई रेड कैप पहनने की। इसका मतलब भी था कि स्लेव्स आर नाउ फ्री। उसके बाद जब नेपोलियन एरा आ जाता है, और नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की, जब सिविल कोड लाया गया था, स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो प्लांटेशन ओनर्स थे, इन्होंने समझा कि ये हमारी अब आज़ादी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव्स अफ्रीकन नेग्रोज को इंस्लेव करना इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम दी गई थी नेपोलियन के एरा में। तो ये जो बिजनेस क्लास था, ये जो प्लांटेशन ओनर्स, इन्होंने समझा कि अब हमारी आज़ादी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन नेग्रोज को क्या करेंगे, इंस्लेव करेंगे। तब ही ये मुमकिन हो पाएगा कि हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, इनका निकलना मुमकिन हो पाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैकोबिन एरा में स्लेवरी को ख़त्म किया गया था, लेकिन फाइनली जो स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस की जाती है, ये नेपोलियन एरा में की जाती हैं, जब फ्रीडम ऑफ ट्रेड किया जाता है। और जो बिजनेस क्लास था, उन्होंने ये अपना राइट समझा कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव्स को इंस्लेव अब हम ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन नेग्रोज को इंस्लेव कर सकते हैं, और तभी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें निकल पाएंगे। तो ये फाइनली पॉसिबल हो जाता है 1848 में। Slavery was finally abolished in 1848 in French colonies in 1848। तो स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया जाता है 1848 में, जिसके बाद जो स्लेवरी का कंसेप्ट था, ये हमेशा के लिए फ्रेंच सोसाइटी में ख़त्म हो जाता है। और ये 1830 से 1848 तक द टाइम रिवोल्यूशंस आ जाते हैं। इस एज ऑफ द रिवोल्यूशंस के चलते हुए हर एक सोसाइटी का जो सेक्शन था, उसको एक फ्रीडम मिलती है, उसको एक आज़ादी मिलती है। एंड फाइनली 1848 में स्लेवरी को हमेशा के लिए अबॉलिश किया जाता है। इस तरह से हमने ये समझा कि ओरिजिनली जो ओल्ड रिजीम था, वहाँ पर जो स्लेवरी का कंसेप्ट था, वो प्रिविलेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसी के ज़रिए ही होती थी। इसलिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया था स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद नेशनल असेंबली जब आती है, नेशनल असेंबली के ज़रिए भी कदम उठाए जाते हैं, डिबेट्स किए जाते हैं कि एक लॉ पास किया जाए कि जिसके ज़रिए से स्लेवरी को ख़त्म किया जाए। लेकिन जो नेशनल असेंबली था, इट वॉज कम्पोज्ड ऑफ द प्रॉस्पेरियस सेक्शंस विद इन द थर्ड स्टेट, और इसके चलते हुए बिजनेस क्लास की अपोजिशन वहाँ पर हो सकती थी। तो फाइनली नेशनल असेंबली कोई लॉ पास नहीं कर पाया स्लेवरी को खत्म करने के लिए। उसके बाद कन्वेक्शन आता है, जैकोबिन रिजीम आता है। जैकोबिन रिजीम ही वाज फ्रॉम द जैकोबिन रिजीम का जो सेक्शन था, इट वाज फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फाइनली कदम उठाए जाते हैं कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, और फाइनली स्लेवरी को जैकोबिन एरा में ख़त्म किया जाता है। लेकिन तो ये जो नेपोलियन रूल इसके बाद आ जाता है। नेपोलियन रूल ने जब सिविल कोड ऑफ 1804 लाया था, उस सिविल कोड ऑफ 1804 में इसने सिविल स्लेवरी को फिर तरह से इंट्रोड्यूस किया कि राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमें दिया गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन निगरोज को इंस्लेव कर सकते हैं। उसी के बाद ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स इनके निकल पाते थे। तो उसके बाद फाइनली मुमकिन हो पाता है 1848 में, जब स्लेवरी को फ्रांस में एबॉलिश किया जाता है। इस तरह से हमने ये आज समझा इसमें कि स्लेवरी को किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में या फ्रांस की टेरिटरी में एबॉलिश किया जाता है। तो ये कुछ हमने समझा आज के इस लेक्चर में। तो उसके बाद आपके साथ दूसरे वीडियो लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।